सेक्स स्कैंडल में फंसा प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटा। एसआईटी ने किया अरेस्ट। आज कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की होगी पेशी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम के ध्यान का दूसरा दिन। पीएम मोदी के 45 घंटे का ध्यान जारी। पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गरम। 7वें चरण के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान। यूपी की 13 सीटों पर भी कल डाले जाएंगे वोट। 1 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। गठबंधन की बैठक का एजेंडा साफ नहीं। दिल्ली में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता। देश की राजधानी में पीने का पानी का संकट। टैंकरों के सामने लगी लंबी लंबी कतारें। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच सूख रहा दिल्ली का गला। देश में भीषण गर्मी साबित हो रही जानलेवा। बिहार के औरंगाबाद में 12 तो झारखंड के पलामू में 5 लोगों की मौत। यूपी में 10 लोगों की गर्मी से मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे बेंगलुरु की खबर से, जहां सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना हुए गिरफ्तार। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को किया गिरफ्तार। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को किया गिरफ्तार। जर्मनी से बेंगलुरु लौटते ही एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। मेडिकल के बाद प्रज्वल को कोर्ट में किया जाएगा पेश। प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत मांग सकती है पुलिस। प्रज्वल रेवन्ना का ऑडियो सैंपल लेगी फॉरेंसिक टीम। मेड ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। बेंगलुरु से खबर, सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बता दें कि कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल और यौन शोषण के आरोपों से घिरे जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों में एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया था। प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची, जिसके बाद उन्हें रात भर सीआईडी ऑफिस में ही रखा गया। एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई है। प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए शुक्रवार को सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम इसका ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से बेंगलुरु वापस लौट आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना केस जिस तरह से लोकसभा के बीच में रातों रात प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गए थे और ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनको पुलिस की जिस तरह सीआईडी गठित की गई थी और केंद्र सरकार ने भी उस समय तत्परता तो दिखाई, लेकिन जो दिखाना चाहती थी वो उस तरह से एक तरह नहीं जर आई थी। और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के जो पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से भी निलंबित कर दिया गया था। हालांकि वो सांसद थे उस पार्टी के और लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे। जो वीडियो जो वायरल हुए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, जो संदिग्ध वीडियो हैं, जिनमें जिस तरह के अश्लील वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना की गतिविधियां दिख रही हैं, उनको अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनको पर शिकंजा कसना तो तय है, लेकिन विदेश भाग जाने की वजह से ये तमाम चीजें फिलहाल जैसे देश वापसी हुई तो एसआईटी ने इनको गिरफ्तार किया। एसआईटी ने गिरफ्तार करने के बाद उनको ऑफिस लेके गई और आज कोर्ट में पेश करेगी और शायद ये कोर्ट है कि पुलिस को रिमांड पर भेज सकती है कि पुलिस उन तमाम वीडियो के संदर्भ में इनसे जांच करना चाहेगी, पूछताछ करना चाहेगी और कुछ ऐसे स्थानों पर ले जाके वहां पर वो बातचीत भी कर सकती है या कुछ तथ्य जुटाने के लिए उनको वहां ले जाएगी। फिलहाल ये अभी देखना होगा कि एसआईटी जब इनको कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी न्यायिक हिरासत में प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट भेजता है या फिर पुलिस रिमांड पर भेज देता है।
अवंतिका। बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, जानकारी ये भी है कि भारत आने से पहले ही प्रज्वल रेवन्ना ने 29 मई को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल कर दी थी। तो क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कस्टडी के बाद इस जमानत याचिका पर भी कुछ सुनवाई की जाएगी? उम्मीद तो यह जताई जा रही है कि इतने बड़े केस में कोर्ट से आंतरिक जमानत पर कोई कंसीडर करना जी। लाजमी तो नहीं लगता है, लेकिन सुनवाई एक कोर्ट का दायित्व तो है कि अगर कोई अर्जी लगाता है तो उस पर या तो कोर्ट उस अर्जी को खारिज जी। कर देता है और जी। नहीं तो अंतरिम जमानत की अर्जी पर बहस होती है और बहस होने के बाद जमानत देने या ना देने पर फैसला होता है। जी। तो अधिकार है, जो आरोपी है, आरोपी का अधिकार है कि अंतरिम जमानत मांगना, और बिल्कुल। कोर्ट का अधिकार है कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाना, उसको खारिज बिल्कुल। करना या तो उस पर बहस करके जमानत देना या ना देना, इन तमाम चीजों को मद्देनजर। लेकिन जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना की वकीलों की जो एक लंबी फहरिस्त की टीम उनके लिए जो काम कर रही है, वो जरूर चाहती है कि प्रज्वल रेवन्ना को अंतरिम जमानत मिल जाए। हालांकि पुलिस और एसआईटी टीम जरूर इसका विरोध करेगी कि जिस तरह के वीडियो वीडियो वायरल हुए हैं, जी। उन जी। वीडियो वायरल का हवाला देके और जो पीड़ित हैं उन पीड़ित पक्षों को प्रभावित होने, अगर इनको जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत दी जाती है, तो पक्ष प्रभावित हो सकते हैं, पीड़ित परिवार प्रभावित हो सकते हैं, तथ्यों से छेड़छाड़ हो सकती है। इसलिए अंतरिम जमानत ना दी जाए तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है, कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद बेहद कम हो सकती है। बिल्कुल, जाहिर जी। तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट क्या फैसला लेती है और साथ ही क्या एसआईटी या फिर पुलिस को कस्टडी मिलती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी ऑडियो मैचिंग कराई जाएगी कि वायरल वीडियो में जो ऑडियो है वो प्रज्वल रेवन्ना की है या नहीं, और इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी की मांग करेगी पुलिस। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो कस्टडी है वो पुलिस को मिलती है या नहीं। फिलहाल ये फैसला कोर्ट ही लेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको कन्याकुमारी से बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का आज दूसरा दिन। 45 घंटे के मौन व्रत पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी के ध्यान का दूसरा दिन आज 45 घंटे के मौन व्रत पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गरम। विवेकानंद के रॉक मेमोरियल पर ध्यान में बैठे प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी से खबर, जहां पर पीएम मोदी के ध्यान का आज दूसरा दिन है। 45 घंटे के मौन व्रत पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष भी गर्म होता नजर आ रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान में बैठे प्रधानमंत्री। 45 घंटे के ध्यान में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री के ध्यान का दूसरा दिन आज। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के ध्यान का दूसरा दिन है आज। करीब 45 घंटे के मौन व्रत पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान। बता दें कि प्रधानमंत्री 1 जून तक ध्यानमग्न रहेंगे। 1 जून को प्रधानमंत्री के 45 घंटे का ध्यान खत्म हो जाएगा। बीते दिन से प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के ध्यान का आज दूसरा दिन है। 45 घंटे के मौन व्रत पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष भी गर्म होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के मौन व्रत पर विपक्ष भी गर्म नजर आ रहा है। बता दें कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मंडपम में है, पूरे कन्याकुमारी में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात किया गया है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, माफ कीजिएगा, ध्यान को देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा भी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं।
अखिलेश जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री का 45 घंटे का मौन व्रत है, ध्यानमग्न रहेंगे वो 45 घंटे तक, और 1 जून को इनका ये ध्यान जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी काफी गर्म नजर आ रहा है लगातार। इस ध्यान को लेकर के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष भी है लगातार हमले करते हुए देखा जा रहा है। 19 में लोकसभा चुनाव में भी जी। केदारनाथ की रुद्र गुफा में भी इसी तरह का ध्यान किया था, और फिर आज लोकसभा चुनाव 2024 का वही समय देखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल, जिससे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के स्थान के नाम से जाना जाता है, वहां पर फिर उसी मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले अम्मन मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन किया, उसके बाद ध्यान की मुद्रा में चले गए। तो ये आप कह सकते हैं कि विपक्ष कहता है कि आखिरकार जब लोकसभा चुनाव प्रचार का अंतिम चरण हो या फिर मतदान का अंतिम चरण हो, उस दौरान प्रधानमंत्री अपनी ध्यान के लिए जाते हैं और लगातार उसका प्रचार प्रसार टीवी पर चलता है, उसका असर मतदान पर करता है। और दूसरा, अगर कमेंट के तौर पर देखा जाए कि विपक्ष जो हमला कर रहा है, एक तौर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के स्थान पर जाके, जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन ध्यान किया था पूरे देश के भ्रमण करने के बाद, जब वहां वो पहुंचे थे, अगर उसी स्थान पर जाकर प्रधानमंत्री भी ध्यान मुद्रा में, ध्यान मंडपम में ध्यान कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जैसा भी है उसको लेकर उन्होंने कहा, लेकिन उसके लिए उनके वैसे विचार होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद कैसा सोचते थे, कैसा काम करते थे, उनकी भारत के प्रति कल्पना कैसी थी, उन कल्पनाओं को कैसे वो आगे ले जाते थे, भारत विकसित भारत बनाने के लिए क्या सोचते थे। तो पहले विचारों से वैसे हो, फिर उस तरह के आप क्रियाकलाप करें, तो फिर उन लोगों की नकल करने की बात की जाए। लेकिन जब आप वैसा कुछ कर ही नहीं रहे और सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, या फिर कहें कि चुनाव प्रचार को मद्देनजर ये सब चीजें की जा रही हैं, तो तमाम तरह के विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चिंता न करें, अब प्रधानमंत्री मोदी को बहुत लंबा समय जनता ध्यान के लिए देने जा रही है, उनके पास बहुत समय रहेगा, वो निरंतर अपना ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि 4 जून को एनडीए सरकार का सफाया हो रहा है, यानी मोदी सरकार 4 जून को चुनाव हार रही है। और इसी तरह से तमाम विपक्ष नेता हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर इसी तरह के कटाक्ष किए गए, किसी ने तंज कसा, किसी ने नाम लिए बगैर कुछ कहा। तो सवाल यही है कि आखिरकार चुनाव के अंतिम चरणों में, जहां चुनाव अंतिम प्रचार के दौर में था, मतदान अंतिम दौर में है, उस हालात में अगर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में गए हैं और 3 दिन लगातार करीब 45 घंटे की कार्यक्रम उनका ध्यान मंडपम में रहेगा ध्यान को लेकर, तो इन तमाम तरह के विपक्ष घेरने को लेकर और इसको लोकसभा चुनाव से भी जरूर जोड़ रहा है। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो 29 तारीख की बात की जाए तो 29 तारीख को जब ये भी जानकारी सामने आई थी कि विपक्ष चुनाव आयोग के पास गया था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मौन रख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन भी है, जिसके बाद ये साफ कर दिया गया कि जहां पर जिस सीट से, जैसे कि वाराणसी से प्रधानमंत्री सांसद, अगर वहां पर वो मौन व्रत करते हैं तो वो आचार संहिता का उल्लंघन कहलाएगा। कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आई थी। बिल्कुल, विपक्ष की संयुक्त टीम ने एक चुनाव आयोग को नोटिस दिया था, उस नोटिस एप्लीकेशन दिया था, उसमें उन्होंने शिकायत पत्र में कहा था कि जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम क्षणों में, चाहे वो प्रचार और मतदान हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें वही एक सेम ट्रैक है, सेम पैटर्न है, सेम समय है और सेम क्रियाकलाप के तहत प्रधानमंत्री मोदी एक सोची समझी रणनीति के तहत ध्यान की मुद्रा के लिए गए हुए हैं कन्याकुमारी। इसलिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने क्षेत्र का हवाला देके कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से लोकसभा कैंडिडेट हैं और वहां वो कोई भी गतिविधि इस तरह की नहीं कर रहे हैं और वो ऐसी जगह गतिविधि कर रहे हैं जहां पर चुनाव नहीं है। तो इस लिहाज से चुनाव आयोग ने उन आपत्तियों को सिरे से विपक्ष के शिकायत पत्र को खारिज करते हुए ये चीजें कही। फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से इस कार्यक्रम पर, यानी जो प्रधानमंत्री का ध्यान मंडपम में ध्यान करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस पर कोई भी अभी
किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने या ना करने या उस पर क्या विचार कर रहे हैं, ऐसा कोई भी अभी बयान उनके तरफ से जारी नहीं किया गया। फिलहाल शिकायत पक्ष को खारिज कर दिया गया है, विपक्ष की। जी अवंतिका। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, उसको लेकर के विपक्ष का ये जो पर्चा है वो खारिज कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री के मौन व्रत पर विपक्ष जो है वो लगातार तंज कसता नजर आ रहा है, जहां पर कहना है कई तरह के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आज मौन व्रत का दूसरा दिन है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल होगा मतदान। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों का होगा फैसला। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों का होगा फैसला। यूपी और पंजाब की 13-13 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार की 8 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट पर होगी वोटिंग। ओडिशा की 6, बंगाल की 9 सीटों पर भी होगा मतदान। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के भाग्य का होगा फैसला। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का होगा फैसला। कंगना, रवि किशन, पवन सिंह भी मैदान में। 4 एक्टर भी चुनाव मैदान में आजमा रहे किस्मत। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। बता दें कि 57 सीटों में यूपी की 13 सीटें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर भी कल होना है मतदान। उड़ीसा की 6 और बंगाल की 9 सीटों पर भी होगा मतदान। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कंगना, रवि किशन, पवन सिंह भी मैदान में। सातवें चरण में 904 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल मतदान होना है और अंतिम चरण है ये मतदान का, जहां पर कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं और इस दौरान कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला कल किया जाना है। बिल्कुल अवंतिका, लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण के मतदान के लिए 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 1 जून को मतदान होना है, जिसको इन सभी सीटों की जनता को 57 सीटों जहां चुनाव होना है वहां की जनता को अपनी वोटिंग का इंतजार है। उसके लिए पोलिंग पार्टियां आज तैयार हो रही। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा और इन 904 कैंडिडेट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनकी भाग्य का भी फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। अगर देखा जाए तो गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे हैं, उनका भी भाग्य का फैसला 1 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके अलावा बिहार की देखा जाए काराकाट सीट से तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले पश्चिम बंगाल से टिकट इनको मिली थी, लेकिन इन्होंने टिकट वापस करते हुए निर्दलीय में और एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक होगा। और हिमाचल प्रदेश अगर जाए तो वहां पर बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत भी
मंडी लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जी। तो आपको बता दें कि इस तरह से आज इन वीआईपीज का भी माहौल है, जिस तरह से इनके भाग्य का फैसला होना है। और लोकसभा चुनाव निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर चुका है कि अंतिम चरण के मतदान को सकुशल कराया जाए, किसी तरह का कोई व्यवधान ना पैदा हो और चुनाव आयोग पर किसी तरह कोई आरोप। इसलिए उन्होंने भी तैयारियों की पूरी कमर कस दी है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी जो हर प्रदेश के हैं और जिला में भी निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जी। उनको भी बाकायदा संदेश दिया गया है कि अब तक जिस तरह से शांतिप्रिय चुनाव 6 चरणों में आयोजित करा लिया गया है, वैसे ही 7वें चरण का भी चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक बिल्कुल। और निपटाया जाए। वहीं अखिलेश जी देखा जाए तो जिस तरीके से कल आखिरी चरण का जो है चुनाव मतदान बाकी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ विशेष रूप से इंतजाम भी किए गए हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो हीट वेव को लेकर के भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और हीट वेव से कई लोगों के बीमार पड़ने की, यहाँ तक की मौत होने की बात जो है, जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, दूसरा तो चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ी तैयारी होती है कि पोलिंग पार्टियों को समय से रवाना करना, पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना, मतदान केंद्र पर लगने वाले सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी बाकायदा तैनात रहना, और तमाम तरह के हैं कि चुनाव के जब मतदान होता है चुनाव में, उस दौरान जो ईवीएम में खराबी आती है उनका सुधार करना, किसी कर्मचारी जो चुनावी ड्यूटी में लगा है उसको किसी तरह का कोई होता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के लिहाज से भी सब व्यवस्थाएं करना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस समय जो दौर चल रहा है उसमें हीट वेव्स चल रही हैं, तो गर्म हवाओं के बीच में लू चल रही है और तापमान का पारा भी 45, 46, 47 तक पहुंच जा रहा है। तो उस लिहाज से भी एहतियात बरतने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है और वहां पर बिजली की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया कि जहां जनरेटर न हो वहां जनरेटर कराया जाए, जहां पंखे कराए जाए, कैमरे लगाए जाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली है और साथ ही मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, स्पेशली गर्मी से परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे जहां पर कल अंतिम चरण का मतदान होना है और यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जाना है। इसके अलावा करीब 57 सीटों पर कल देश भर में मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान है, उसके बाद 4 जून को नतीजे जो है वो सामने आएंगे। तो वहीं अंतिम चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, जिसमें वाराणसी से खुद माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किस्मत है वो दाव पर लगी हुई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर प्रचंड गर्मी में प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जहां पर प्रचंड गर्मी में पीएम मोदी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रिकॉर्ड तोड़ चुनाव प्रचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रिकॉर्ड तोड़ चुनाव प्रचार। पीएम ने अकेले 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम ने 142 रैलियां की थी। प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों पर किया सबसे ज्यादा फोकस। यूपी में 31, बिहार में 20 रैलियां की, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां और रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों पर किया सबसे ज्यादा फोकस। इन राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस किया है प्रधानमंत्री ने और देश भर में 96 रैलियां, इवेंट भी की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में प्रधानमंत्री ने इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वही जानकारी ये भी है कि उन्होंने 4 ऐसे राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खास फोकस किया है, वहां पर कमल खिलाने में बीजेपी जो है वो कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान में जिस तरह से दौरे किए हैं, उन दौरे के लिहाज से देखा जाए तो वो अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 में 2
106 चुनावी कार्यक्रम, चाहे रैली हो, रोड शो हो, बैठकों हो, इन लोगों को 2006 के आंकड़ों को पार करते हुए उन्होंने अपने 2019 के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। अगर 2019 को रिकॉर्ड में देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 141 चुनावी कार्यक्रमों को उन्होंने संबोधित किया था या उनमें हिस्सा लिया था। और अगर देखा जाए तो चुनाव की प्रचार अभियान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता उम्मीद करके चल रही है कि एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ ऐसी खाली सीटें हैं ये है कि वहां पर जो भाजपा के विरोधी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं या विरोधी पार्टियों के वो प्रत्याशी हैं वो जी उतने दमदार नहीं है या फिर उनका वैसा माहौल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटों को जीतने के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचार अभियान में ताकत झोंकी है। और ताकत झोंकने का मकसद भी यही था कि वहां पर भाजपा को ये उम्मीद है कि वहां से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि ममता देखा जाए बनर्जी तो अखिलेश क्योंकि जी, उनकी जिस पार्टी तरीके से टीएमसी बीजेपी की उनकी ओर से सीटें खत्म। ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं की गई हैं, खुद प्रधानमंत्री ने हर जगह पर जा करके रैलियां की हैं और कई ऐसे राज्य हैं जिन पर उनका खास फोकस रहा है। देखने वाली बात होगी, नतीजे 4 जून को सामने आएंगे कि आखिर बीजेपी के जितना चुनाव प्रचार है उसका कितना जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी में ही प्रधानमंत्री ने अपना ही पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अकेले ही 206 रैलियां, इवेंट और रोड शोज किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 142 रैलियां की थी और प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस भी किया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर 1 जून को इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर की जाएगी बैठक। ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी और अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा। ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी और अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक 1 जून को होनी है। 1 जून को इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन की 1 जून को बड़ी बैठक की बात सामने आ रही है। इस दौरान जानकारी ये भी थी कि कहीं ना कहीं जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो इस दौरान कई और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से थोड़ा सा दूर हटती हुई इनकी जानकारी सामने आ रही थी कि वो शायद हो सकता है कि अलग हो सकती हैं, उनको साथ लाने का काम करेंगे। यानी कि इस बार की जो बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, उसमें अखिलेश यादव भी अहम माने जा रहे हैं। अवंतिका, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का 1 मई को मतदान होना है और उसी दिन इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाले कांग्रेस पार्टी ने सभी जो उनके सहयोगी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है कि 1 जून की 3 बजे से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, उसमें सभी को शामिल होना है। तो इस तरह से अगर देखें तो कांग्रेस अगुवाई कर रही है, उन्होंने सभी नेताओं को आमंत्रित किया है। उसमें कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल जरूर है जिनकी इस गठबंधन में और इस लोकसभा चुनाव में बेहद अहम भूमिका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की भूमिका को देखा जाए या फिर बिहार से तेजस्वी की भूमिका को देखा जाए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की भूमिका देखा जाए। हालांकि ममता बनर्जी के उनकी पार्टी टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में समझौता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर माना जाता है, वो इंडिया गठबंधन की सहयोगी भी है। मुद्दा क्या रहेगा 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन के दौरान? सबसे बड़ी आपको चीज बताता हूं कि इसमें एक कपिल सिब्बल ने एक ट्रेनिंग दी थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें ये दिखाया जा रहा था कि मतदान केंद्र पर सभी पार्टी के नेताओं को, जो भी वहां पर मतदान केंद्र के एजेंट होंगे, उन एजेंट्स को क्या एहतियात बरतने हैं, इन सावधानी पूर्वक काउंटिंग करानी है। ईवीएम को लेकर अगर कोई विवाद होता है उस पर कैसे उनको अपना पक्ष रखना है, मतदान में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका उनको होती है तो उन्हें किस तरह से स्टैंड लेना है, और क्या चुनाव आयोग के नियम है जिनका
दलील देकर और उनका हवाला देकर मतगणना सेंटर पर जो काउंटिंग टेबल्स होती हैं, वहां के जो अधिकारी पीठाधीन होते हैं, उनको लेकर, वहां के जो मजिस्ट्रेट होते हैं काउंटिंग, उनको लेकर क्या अपना पक्ष रखना है और किस तरह से दबाव बनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर इन मुद्दों पर बैठक होगी और जिन को नहीं क्षेत्रीय दलों के जो नेता आएंगे उनको बताया जाएगा, ताकि वो अपने एजेंट्स कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुला के उनको इन सारी चीजों से समझा सके। दूसरा और पहलू है जो इस इंडिया गठबंधन के दौरान चर्चा में रहेगा कि ऐसा कोई सहयोगी दल न हो कि जो आज उनके साथ है वो कल चला जाए। 4 जून को जब मत काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद जब सीटों का आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा कि जीत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, यानी केंद्र की सरकार कौन बनाने जा रहा है। उस दौरान अगर कुछ सीटें कम और ज्यादा रहती, उनकी गुणा गणित करने के लिए और कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो आज इंडिया गठबंधन में वो कहीं चला जाए एनडीए गठबंधन में, और कोई ऐसा जो सहयोगी है वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, उसको कैसे अपने साथ मतगणना के बाद लाया जाए। और अगर कोई एनडीए गठबंधन में अभी हिस्सा है, वो इंडिया गठबंधन में आना चाहता है मतगणना के बाद, उसको कैसे लाया जाए। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बेहद सहज स्वभाव का नेता माना जाता है। उनकी ज्यादा बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इसमें हर एक नेता की एक अहम भूमिका होने वाली है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है और 4 जून को जिस तरीके से नतीजे सामने आने हैं उससे पहले कई रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर मनीष सिसोदिया का आज कोर्ट में होगी पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में आज होगी पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को किया जाएगा पेश। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी सुनवाई। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई थी। मनीष सिसोदिया की आज होगी कोर्ट में पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को किया जाएगा पेश। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी सुनवाई। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई थी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है जहां पर मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई है वो आज होनी है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से संजय सिंह को कोर्ट से राहत मिली थी उसी तरीके से मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है? आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब उनकी अंतरिम जो न्यायिक हिरासत चल रही है वो न्यायिक हिरासत आगे बढ़ती है या फिर जमानत पर फैसला हो जाता है और मनीष सिसोदिया को वैसे ही जमानत मिल सकती है जैसे कथित शराब नीति घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार इस मामले में ईडी सीबीआई के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उनको आज न्यायिक हिरासत के बाद जमानत के लिए अर्जी पर सुनवाई होगी कि जमानत उनको दी जाए या नहीं दी जाए, तो वहां पर सवाल रहेगा कि उसके जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, जिन्होंने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में कोर्ट के जरिए भेजा गया था, कि क्या वो विरोध करेंगी। क्योंकि संजय सिंह का अगर हवाला दिया जाए तो संजय सिंह की जो जमानत हुई थी उस दिन जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने उनकी जमानत का कोई भी विरोध नहीं किया था, इसलिए लिहाजा कोर्ट ने उनको उस दिन जमानत मंजूर करते हुए और तिहाड़ जेल से छोड़ने का आदेश दे दिया था। बिल्कुल, अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पर जब सुनवाई होगी आज राउज एवेन्यू कोर्ट पर कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस फैसले पर भी टिकी होगी कि मनीष सिसोदिया को आखिर राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, उन पर सुनवाई होगी और साथ ही सबकी निगाहें इस केस पर जुड़ी हुई है और साथ ही आज सुनवाई पर
और सबकी निगाहें भी इस फैसले पर आज टिकी रहेंगी। इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अमेठी से आपको बताएंगे, जहां पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। अमेठी से खबर, ट्रेलर की चपेट में आने से 6 से अधिक गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। कार की चपेट में आने से परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। घटना में घायल कई लोगों का इलाज जारी। कमरौली थाने के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का मामला सामने आ रहा है। हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान, शोक संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। घायलों के समुचित उपचार के भी दिए निर्देश। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। कार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। घटना में घायल कई लोगों का इलाज जारी। तो वहीं आपको बता दें कि विभव कुमार की कस्टडी आज होगी खत्म। 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। स्वाति मालीवाल केस में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। स्वाति मालीवाल केस में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। विभव कुमार की कस्टडी आज होगी खत्म। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विभव कुमार की कस्टडी आज खत्म हो जाएगी। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस उसे पेश करेगी। स्वाति मालीवाल केस में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। स्वाति मालीवाल केस में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज विभव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता और राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इस समय वो कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब रही है। और आज उनकी जो लड़ाई ना की बन गई है वो अरविंद केजरीवाल से ही समझी जा सकती है, क्योंकि उनके निजी सचिव रहे विभव कुमार को जो दिल्ली पुलिस ने उनसे मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था, आज उनकी न्यायिक हिरासत पर फैसला होना है कि न्यायिक हिरासत को उन्होंने चुनौती दी है। विभव कुमार की याचिका पर चुनौती पर आज उनके तरफ से वकील कोर्ट में पेश होंगे और सुनवाई के दौरान ये पक्ष रखे गए कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और उनकी जो शिकायत है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि निजी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने भी दिल्ली पुलिस को एक अपनी एफआईआर के लिए कंप्लेंट की थी। उस एफआईआर पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्या हुआ इस बात का भी पक्ष उन वकील रखते नजर आएंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में आज विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ती है या फिर उनकी जो चुनौती देने वाली याचिका है उस पर कोर्ट से ऐसा कोई फैसला आता है जिससे उनको कोई बड़ी राहत मिल सकती है और दिल्ली के तिहाड़ जेल जाने से बच सकते हैं, या फिर उनको एक बार फिर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ की जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वाति मालीवाल केस में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी सजा जो है वो बढ़ सकती है या फिर उन्हें जमानत पर बाहर भी आ सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इस फैसले पर भी टिकी हुई हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा से रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां देश में भीषण गर्मी साबित हो रही जानलेवा। बिहार के औरंगाबाद में 12 लोगों की गर्मी से हुई मौत। बिहार के औरंगाबाद में भीषण गर्मी से 12 लोगों की हुई मौत। झारखंड के पलामू में 5 लोगों की गर्मी से हुई मौत।
भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे लोग। सुंदरगढ़ में 14 लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। 14 बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड के पलामू में 5 लोगों को गर्मी से मौत। भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे लोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इतने से इतने समय घर पर रहें और इसी प्रकार से तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। उसके बावजूद जो मौतों का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अवंतिका, इस समय हीट वेव बहुत तेज चल रही है और जैसे ही दिन का समय बढ़ता है वैसे ही देश का तापमान भी बढ़ता है और तापमान का पारा इतना तेज होता है कि उसके साथ साथ लू भी चलने लगती है। अगर लू के असर का अगर किसी को चपेट आता है तो उसको बीमार होना और कई बार उसकी जान जोखिम में भी पड़ जाती है और यहाँ तक कि कई बार जान गंवा भी बैठता है। तो लगातार सरकार के तौर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। कई जगह तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया और ये भी कहा गया है कि सुबह 11 बजे से और शाम 4 बजे के बीच में अगर जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक वो घर से बाहर ना निकलें, छायादार स्थान पर रहें, अधिक से अधिक पानी पिएं और उसके साथ लू से बचने के वो सारे सुविधाएं, सारी चीजें अपने पास रखें कि अगर उनको दिक्कत लगती है तो तुरंत उनका सबसे पहले इस्तेमाल करें और अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के पास जाएं। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जो बिहार में 17 लोगों की इस हीट वेव में जान गई, झारखंड में 5 लोगों की जान गई है, तो इसी तरह से कई और राज्य हैं जहां से कहीं 1 या 2 या 4 के आंकड़े भी लगातार आ रहे हैं। तो ये है कि उत्तर भारत में खासकर बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है और इनका असर गर्मी का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इस वर्ष के तुलना में अगर पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी देखा जाए तो हीट वेव में सबसे ज्यादा शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी इसी क्षेत्रों से रहती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन इलाकों से ज्यादा आपको, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान का तापमान भी बहुत रहता है और वो इलाका जहां जो पाकिस्तान बॉर्डर का रेगिस्तान वाला इलाका है वहां का तापमान तो 47-48 तक भी पहुंच जाता है। तो अवंतिका, आपको बता दें कि हीट वेव का जो असर है वो अब ज्यादा बढ़ने लगा है। उसका लोगों पर असर इतना ज्यादा दिख रहा है कि सड़कें जब दोपहर में निकलिए बाहर तो बिल्कुल सुनसान होने लगती हैं और मौसम विभाग और सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है थोड़ा बहुत उस पर अमल जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जिनका निजी काम होता है तो घर से बाहर जरूर निकलते हैं। लेकिन ये दर्शकों को भी ध्यान रखना है कि घर से अगर बाहर निकलते हैं तो कोई भी छायादार छाता लेके चलें या सर पर डालने और वाला, देखा जाए तो महिलाएं इसी हैं तो प्रकार दुपट्टा से लेके चलें या बहुत सी एडवाइजरीज जो है वो भी मौसम विभाग की ओर से और साथ ही सरकार की ओर से जारी की गई हैं। उसके बावजूद जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। इसी बीच रुक कर लेते हैं जहां पर राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत। पीने के पानी के लिए टैंकरों के सामने लगी लंबी कतारें। पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा के कारण पैदा हुआ है पानी का संकट। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत। इसी बीच तस्वीरें आपको दिखाएंगे ध्यान मंडपम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में मग्न हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में मग्न नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें की न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ध्यान मंडपम की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान में मग्न हैं। बता दें कि बीते दिन से ध्यान में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। मौन व्रत भी धारण किया हुआ है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनका ध्यान 1 जून तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1 जून तक वो ध्यान मग्न रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मोदी जी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां पर 1992 में
माफ कीजिएगा 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। और साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ध्यान में मग्न नजर आ रहे हैं। साथ ही ये तस्वीरें ध्यान मंडपम से सामने आ रही हैं कि न्यूज इंडिया आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में मग्न देखे जा रहे हैं। 45 घंटे तक ये ध्यान चलेगा और करीब 1 जून की शाम को ये ध्यान पूरा हो जाएगा। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानमग्न रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मौन व्रत भी धारण किया है। कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है और प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में मौजूद हैं। इसको लेकर के कई सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई जहां पर बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजन अर्चन किया और उसके बाद ध्यान में बैठे हुए थे। वो पूजन अर्चन करने के बाद ध्यान मग्न हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें भी सामने आई थी और प्रधानमंत्री के ध्यान मग्न होने की एक झलक के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान मग्न नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि न्यूज इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है और कन्याकुमारी से ये तस्वीरें हैं जहां पर विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान मग्न है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का जो ध्यान है उसकी शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री करीब 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। करीब 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौन व्रत भी प्रधानमंत्री ने धारण किया हुआ है। के न्यूज इंडिया आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो की गई है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ में बनी रुद्र गुफा में 17 घंटे का ध्यान लगाया था और ध्यान के लिए बद्रीनाथ के दर्शन करने भी गए थे। ध्यान करने के बाद वो बद्रीनाथ के दर्शन करने भी गए थे। हालांकि ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है और इसके बाद इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में मौजूद हैं, ध्यान में मग्न है। उनका ध्यान करीब 45 घंटे तक चलेगा। तो कुछ देर पहले के न्यूज इंडिया आपको यही तस्वीरें दिखा रहा था। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।